हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परशम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमेशा से ही डिस्कशन का टॉपिक रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा हो या नॉर्मल हमारे बीच में ही डिस्कशन क्यों ना हो रहा हो। तो आज हमें जो बेसिक बातें डिस्कस करनी है, पहली चीज़ कि प्रीएम्बल होता क्या है, क्यों प्रीएम्बल को डिज़ाइन किया गया था, फिर क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, अगर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं तो क्या कभी कोई अमेंडमेंट हुआ है या कौन से केसेस हैं जो प्रीएम्बल से रिलेटेड है। साथ ही जो प्राइवेट बिल हाल ही में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो प्राइवेट बिल क्या होते हैं और क्या बातें वहां पर की गई हैं, क्या अमेंडमेंट करने की बातें की जा रही हैं। तो एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी सारे फैक्ट्स भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए भी फायदेमंद होंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राइवेट बिल टू अमेंड प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं बेसिकली न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि एक बीजेपी के एमपी हैं जिनका नाम है के.जे. अल्फोंसो। उन्होंने अभी हाल ही में जो हमारा राज्यसभा में विंटर सेशन चल रहा है इनफैक्ट, तो उसमें उन्होंने एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें इन्होंने कुछ वर्ड जो है वो रिप्लेस करने की बात की, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है उसको रिप्लेस करके इक्विटेबल कर देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ऐसा सजेशन दिया कि इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की जगह पे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेट, टू बी जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी हमको यूज करना चाहिए। साथ ही साथ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शब्द भी हमें ऑब्जेक्टिव हमें अपने प्रीएम्बल में जोड़ने की जरूरत है। तो ये कुछ अमेंड करने की बात है इस प्राइवेट बिल में के.जे. अल्फोंसो के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो ये प्राइवेट बिल होता है क्योंकि अपने ही सरकार के ही इतने बिल होते हैं, गवर्नमेंट के ही अपने खुद के इतने बिल होते हैं जिन पे कई बार चर्चा नहीं हो पाती है क्योंकि सेशन इतना कम होता है। तो प्राइवेट बिल पे तो जनरली चर्चा हो ही नहीं पाती है बिकॉज ड्यूरेशन के कारण। पर फिर भी जो उस समय यहाँ पर अपर हाउस में या राज्यसभा में जो चेयरपर्सन बैठे हुए थे, डेप्यूटी चेयरपर्सन थे कौन, हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने इन्हें मौका दिया प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन उसके बाद अपोजिशन जो है वो यहाँ पे खड़ी हो गई और उन्होंने इस बिल को यहाँ पर रोकने की बात की और अब ये बिल जो है वो होल्ड पर है। इस पे कंप्लीटली डिस्कशन नहीं हो पाया। हो सकता है भविष्य में डिस्कशन हो और हो सकता है ना भी इस प्राइवेट बिल पे डिस्कशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये इशू क्रिएट किया गया कि एक प्राइवेट बिल है जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, वो भी हमारे प्रीएम्बल से, और प्रीएम्बल को हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो क्या आपने प्रेसिडेंट से असेंट लिया? क्या आपने पार्लियामेंट की परमिशन या फिर प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आपने कैसे पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया? तो इस बात पे डिबेट शुरू हो गई और उसके बाद इस बिल को होल्ड पे रख दिया गया। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी प्राइवेट बिल होते हैं या फिर हम अपने आर्टिकल अगर 117 के बारे में बात करते हैं तो उसमें साफ साफ मेंशन है, अगर इस तरीके से कोई भी बिल आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत होती है, उसके बाद ही आप इस बिल को पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक इशू था। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। तो पहली चीज तो आपको पता है कि हमारी जो लोकसभा या राज्यसभा होती है उसमें एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 245 एमपीज आपके राज्यसभा में मिल जाएंगे और 545 एमपीज जो है आपकी लोकसभा में मिल जाएंगे। अब सारे एमपी थोड़ी ना कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल है या सारे एमपी किसी ना किसी मिनिस्ट्री पोस्ट में नहीं होते। कुछ एमपीज ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल भी होते हैं। तो एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, उनको हम एज अ प्राइवेट मेंबर कंसीडर करते हैं और उन प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। बेसिकली अपोजिशन के द्वारा भी कई बार प्राइवेट बिल मेंबर बिल लाए जाते हैं। इसमें ये कंसर्न दिखाया जाता है कि हम अपोजिशन में हैं या हमारे भी अपने व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, तो समय समय पर गवर्नमेंट के अटेंशन के लिए भी इस तरीके के बिल इंट्रोड्यूस किए जाते रहते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं इनको ऐसे ही आप पार्लियामेंट में नहीं ला सकते। पहली चीज तो अगर आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज रिलेटेड है तो आपको प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। पहली चीज तो ये, अगर आपको कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो बिल ड्राफ्ट कौन करेगा? या तो आप खुद करेंगे या आपके कंसर्न जो मेंबर है वो उस बिल को ड्राफ्ट करके देंगे। अगर आप इस बिल को पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा।
ठीक है। साथ ही साथ जो पब्लिक गवर्नमेंट के बिल होते हैं, जो मिनिस्ट्री के द्वारा बिल लाए जाते हैं, वो किसी भी दिन पार्लियामेंट के सेशन के किसी भी दिन उन पे चर्चा हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं उनके लिए एक ही दिन फिक्स है, विच इज फ्राइडे। केवल फ्राइडे में ही प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस किया जाता है या फिर सुना जाता है। तो ये कुछ कंसर्न भी होते हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल के साथ होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, वो सदियों से होल्ड पे ही डले हुए हैं। लास्ट टाइम जो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था वो 1970 में हुआ था। उसके बाद आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाया है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कुछ प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जो कि पास भी हुए और जिन पे लॉ भी बने, तो ऐसे हमारे पास 3 बिल अभी हम देखते हैं कौन कौन सा है। एक है सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ द क्रिमिनल एपिलेट जुडिक्शन बिल 1968, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल था। पास करने के बाद इसे लॉ बनाया गया। दूसरा है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 1964, इंट्रोड्यूस बाय इन द लोकसभा। तो ये भी बिल था जिसको लॉ बनाया गया। साथ ही साथ आईपीसी इंडियन पीनल कोड अमेंडमेंट बिल 1967, जिसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में इसको लॉ बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी प्राइवेट बिल पास नहीं हुए, लेकिन 1970 से आज तक कोई भी प्राइवेट बिल जो है वो पास नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर डिस्कशन करने का मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि सेशन का ड्यूरेशन इतना कम होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी समय समय पे कुछ बिल इंट्रोड्यूस कर देती है, जिसके कारण फिर प्राइवेट मेंबर बिल की जरूरत नहीं पड़ती। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रीएम्बल के बारे में। तो जैसा कि प्रीएम्बल को अमेंडमेंट करने के लिए इस प्राइवेट मेंबर बिल को पास किया गया था, जहां आपने देखा कुछ वर्ड्स को यहाँ पर रिप्लेस करने की बात की गई थी। तो देखते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। जैसे आप लोग कोई भी टेक्स्ट बुक उठाते हैं या किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन की बायोग्राफी को आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन आगे के पेज में मेंशन होता है कि वो व्यक्ति कैसा था या एटसेट्रा। बाद में उसकी पूरी कहानी आपको बुक में देखने को मिलती है। वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। अब इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारे देश मतलब हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिलॉसफी होती है, वही आपका प्रीएम्बल कहलाता है। प्रीएम्बल की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर याद होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। बाद में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल हमने अडॉप्ट कर लिया, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया जनवरी 1947 में। तो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब हमारा प्रीएम्बल कब अडॉप्ट किया, जनवरी 2022 1947 में अडॉप्ट कर लिया। साथ ही जो प्रीएम्बल होता है ये नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं हम प्रीएम्बल के। तो पहली बात तो प्रीएम्बल जो है वो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, हमने अपने बीच में से कुछ लोगों को चुना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो हमारे द्वारा, हम है सोर्स, भारत की जनता जो है वो सोर्स है इस कॉन्स्टिट्यूशन के। अब प्रीएम्बल में डिक्लेयर किया है कि भारत कैसा होगा, तो भारत एक सोवेनियर होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री होगा। पहली चीज। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रीएम्बल का, तो ऑब्जेक्टिव है कि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं उनको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी दी जा सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्रीएम्बल को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो प्रीएम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ आर्टिकल्स और प्रीएम्बल जो है वो हमने अडॉप्ट किया था नवंबर 26 1949 को। तो जब भी पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, तो आप इस डेट की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है प्रीएम्बल कब अडॉप्ट किया, तो आपको ये नवंबर 26 की डेट की तरफ जाना है। अब बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इसके सोर्स हैं। यहाँ पे बात हो रही है सोवेनिटी के बारे में। इसका ये मतलब होता है कि भारत जो है वो इनफ कैपेबल है, वो अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने देश के जो भी इंटरनल मैटर है उनको खुद ही सॉल्व कर सकता है, उनको किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की हेल्प की या हमारे इंटरनल मुद्दों में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है सोवेनियर, मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट।
सोशलिस्ट, तो देखिएगा यहाँ पे सोशलिस्ट का कई तरीके से गलत मीनिंग भी निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम रशिया को सोशलिस्ट बोले तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट का दबदबा ज़्यादा है, हम अगर इसको इस तरीके से देखें। लेकिन भारत इस चीज़ को नहीं मानता। भारत सोशलिस्ट जो है वो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इस वर्ड को शामिल किया गया है, जिसका मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। तो भारत ने ये जो वर्ड जोड़ा है सोशलिस्ट हमारे प्रियम्बल में, इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसको हमने 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में ऐड किया है। तो ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे प्रियम्बल में स्टार्टिंग में नहीं था। बाद में हमने 42 नंबर का अमेंडमेंट 1976 में जो किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस अमेंडमेंट को कराया गया था। अगली बात कर लेते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वे में सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ये है कि हमारे राज्य का, हमारा जो पूरा भारत है उसका कोई अपना एक रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये मतलब होता है सेकुलर। मतलब हमने सेकुलर जो वर्ड यूज किया है वो हमने एक पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव वे में अपने प्रियम्बल में यूज किया है। ठीक है, हमारे राष्ट्र का, हमारे नेशन का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के अंदर रहने वाले सारे लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस वर्ड को भी हमने 42 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ही हमने अपने प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट किया है। अगली बात कर लेते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? हमारी कंट्री के हेड कौन है? तो हमारी कंट्री के हेड प्रेसिडेंट होते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये दोनों जो सुप्रीम पावर है भारत के अंदर, वो कैसे चुनी जाती है? जनता के द्वारा वोटिंग से चुनी जाती है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, लेकिन वोटिंग के जरिए हम उसे इलेक्ट करते हैं। कोई मोनार्की या हेरिडिटी आप नहीं देखेंगे कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, इसका मतलब ये होता है रिपब्लिक। तो भारत कैसी कंट्री? एक रिपब्लिक कंट्री है जिसमें हेड ऑफ द कंट्री या प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इलेक्ट किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड्स के हमारे प्रियम्बल में मायने हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? तो देखिएगा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है वो समय समय पे अलग अलग डेफिनेशन देते आया है। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ही डेफिनेशन को ओवर रूल भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम देखें, एक केस हुआ था जिसको हम बेरूबारी का केस कहते हैं, 1960 के आसपास का ये केस माना जाता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है और ना ही इसे इन्फोर्सेबल किया जा सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा बेरूबारी केस में मामला आता है। लेकिन कुछ समय बाद जब अगला केस होता है जिसको हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं, जो कि 1973 में होता है, और इस पर्टिकुलर केस में अभी तक की सबसे लंबी बेंच, सबसे बड़ी बेंच, जो कि 13 जजेस की बेंच होती है, वो इस रिट पिटिशन को सुनती है। और इसमें कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है। साथ ही साथ प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर भी है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ केशवानंद भारती केस में आपका वर्डिक्ट आता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंड नहीं कर सकते। और आप कह भी रहे हैं कि 42 नंबर का अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में किया गया है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को हमने वो 42 नंबर के अमेंडमेंट से हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया था, हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ अच्छी बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी। तो इसलिए हम उसको ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस है। लेकिन आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस में ये वर्डिक्ट आया था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर हम इसको अमेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और केस होता है 1995 का केस, जो कि यूनियन गवर्नमेंट और LIC ऑफ इंडिया के बीच का केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लॉ। मतलब दो ऐसे केसेस है जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बताया है। तो उसके बाद 42 नंबर का अमेंडमेंट 1976 में किया जाता है केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंगली। और इसमें यही बात की जाती है कि जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो हम उसमें आर्टिकल 368 के जरिए अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए हमने 42 नंबर के अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। केवल हमारे
प्रीएम्बल में एक ही बार अमेंड हुआ है, वो है 42 नंबर का अमेंडमेंट, ठीक है, जिससे 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था। अब ये जो प्राइवेट बिल आया है उसमें से सोशलिस्ट वर्ड को रिप्लेस करने की बात हो रही है इक्विटेबल से। अब देखते हैं कि आगे क्या डिस्कशन होता है, क्या बातें होती है। चलिए क्लास को ओवर करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताना चाहती हूँ। पहला फैक्ट ये है कि आर्टिकल 394 ये कहता है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 और 394 को हम एडॉप्ट करते हैं फ्रॉम द 26 नवंबर 1949 से। बाकी रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 से। साथ ही साथ हमारे प्रीएम्बल में आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, ये सारे वर्ड जो हैं वो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एडॉप्ट की है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारी प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रीएम्बल का पेज है और उसकी जो हम ओरिजिनल डिज़ाइन कहते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल हमने ऐड किया है उसको डिज़ाइन और डेकोरेट किया है, ये डेकोरेशन किया है पेंटर बिहार राम मनोहर सिन्हा, जो कि जबलपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। लास्ट में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिखा है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949. The secular word was added by the 42nd number of Constitution Amendment. The 42 number Constitution Amendment was done in 1976. Social, economic and political justice has been taken from the USSR. तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखेंगे।